अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। इमरान खान साहब ने आज फिर लाहौर में रैली का ऐलान किया हुआ था। निगरान हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा दी। फिर शाम को इमरान खान साहब ने वो रैली मुलतवी कर दी। दिन भर रहा, इलेक्शन कमीशन में पटिशन रही, हाई कोर्ट बंद रहा, तहरीक इंसाफ की क़यादत हाई कोर्ट के बाहर खड़ी रही, रेंजर्स तलब हुए, कंटेनर लगे, ज़मान पार्क को जाने के रास्ते रोके गए, दिन भर बहुत कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल इन दी एंड रैली मुलतवी हो गई। अब कल दोबारा होगी, परसों होगी, कब होगी? निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि PSL के मैचेस की वजह से वो इजाज़त नहीं दे रहे। एक राय है कि जिन शहर में PSL के मैच नहीं हैं, तहरीक इंसाफ वहाँ पे रैली कर ले। फ़िलहाल अगर लाहौर में मैचेस हैं तो गुजरांवाला, सियालकोट कहीं भी की जा सकती है, मुल्तान। लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी है कि वो लाहौर ही करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और तर्जुमान फवाद चौधरी साहब से। उनसे इस टॉपिक पर बात करते हैं। फिर ज़मान पार्क में हमारे नुमाइंदे हसनैन चौधरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी फवाद चौधरी साहब, आज भी ये रैली तो मुलतवी हो गई, लेकिन एक सवाल अपनी जगह मौजूद है कि 16 मार्च तक PSL है। आप किसी ऐसे शहर में रैली कर लें जहां PSL का मैच ना हो। आप भी लाहौर करना चाहते हैं और वो करने नहीं देना चाहते। ये मैच भी अपनी जगह फंस गया है। तो बेसिकली तो मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, आप ये कह रहे हैं कि मैच PSL का ज्यादा जरूरी है, इलेक्शन रहने दें, मुल्क को नामजदगियों से ही चला लें। तो ये तो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जाहिर है पाकिस्तान के लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू के हामी नहीं, मेरा मौक़िफ़ है कि मुल्तान कर लें, फैसलाबाद कर लें, सियालकोट हो सकती है, गुजरांवाला हो सकती है। लाहौर में तो इलेक्शन फिर मुलतवी कर दें। नहीं, 16 मार्च के बाद PSL खत्म हो जाएगा ना। मैंने कहा अगर निगरान हुकूमत की तौजीह खत्म हो जाए। पहले नहीं, निगरान हुकूमत तो नामजदगियों पे बैठी हुई है ना, उसकी हैसियत नहीं है। आप मुझे बताइए ना, इलेक्शन ज्यादा जरूरी है या क्लब क्रिकेट का मैच जरूरी है? इलेक्शन तो 30 अप्रैल को है। तो इलेक्शन कैंपेन के बगैर इलेक्शन कर दें। मसला ये है कि देखें, इस तरह नहीं होता। ये बहुत ही अहमकाना बात है ये कहना कि चूंकि लाहौर में कोई इवेंट्स हो रहे हैं इसलिए बाकी कुछ ना हो। आज आपने नून लीग को कैंटोनमेंट में कैसे इजाजत दी हुई है फिर वर्कर्स कन्वेंशन करने की? इस रूट में और जो PTI का जो रैली का रूट है वो जमीन आसमान का फर्क है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इस वक्त एक कातिल वज़ीर आला और ये जो IG और CCPO बैठे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं कि लोग ज़िले शाह की जो जुल्म को जिस तरह से उसको शहीद किया गया उसके ऊपर आवाज ना उठाएं। और ये लोगों से मफरूर एक तबका है जो ये कहता है कि मुल्क में इलेक्शन भी ना हो, अवाम की तरफ फैसले भी अवाम जो है उसमें ना कर सके, और ये एक अपनी नामजदगियों के ऊपर हुकूमत चलाना चाहते हैं। और ये आप आज करें, कल करें, 16 मार्च के बाद करें, उनका यही रवैया है। लिहाजा जाहिर है कि हमने इलेक्शन कमीशन से अब पूछा है और हाई कोर्ट से पूछा है कि भाई ना आप हमें बता दें, क्या हम बैन हो गए हैं पाकिस्तान में और सिर्फ एक ही पार्टी को रैलियां और सियासत की इजाजत है? हो गए हैं तो हमें बता दें ताकि हम अकॉर्डिंगली फिर अपने फैसले करें। नहीं, अगर लाहौर हाई कोर्ट कहता है कि आप PSL के बाद कर लें तो फिर क्या होगा? लेकिन ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो आपके इस तरह की जो बिल्कुल ही एक कह लें कि इलॉजिकल और बिल्कुल ही एक बातों के ऊपर आएगा। वो मेरा ख्याल आइन के मुताबिक रहेंगे और आइन के मुताबिक ये है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत है। आज आप गुस्से में आए इतवार को लाहौर हाई कोर्ट के बंद होने पर। मैंने आपका वो प्रेस टॉक सुनी, आपने कहा खुलनी चाहिए थी हाई कोर्ट लेकिन नहीं खुली। हम तो खड़े हैं हाई कोर्ट के बाहर ही और जाहिर नहीं खुली। कोई बात नहीं, देखते हैं इसकी क्या वजह है। पहले तो खुल जाती थी, अब क्यों नहीं खुली? नहीं, कोई नहीं, इतने तो पहले भी खुलते नहीं है हमारे। कौन सा यहाँ तो 12 बजे अदालतें जो है वो आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, अवाम के लिए नहीं खुलती, यही तो अलमी है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ बात करने का। आपने फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ सुना। अब हम बात करेंगे हसनैन चौधरी साहब से जो इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। उनसे ज़मान पार्क का माहौल और सारी कार्रवाई जानते हैं। हसनैन, आप ज़मान पार्क के बाहर खड़े हैं, रैली तो मुलतवी हो गई है, लेकिन आज सारा दिन ज़मान पार्क में कितने लोग जमा हो गए थे अगर रैली होती तो?
जी, ज़मान पार्क में जो 12 बजे तक था वो इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन 12 बजे के बाद से 2-2:30 बजे तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे ही कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 पर नफाज के लिए कंटेनर लगाकर ये जो कैनाल रोड का ज़मान पार्क वाला रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और जो कारकुन पहुँच रहे थे उनको भी रास्ते में रोक दिया गया और जो गाड़ियों पर कारकुन आए थे उनके लिए रास्ता बंद होने की वजह से वो आगे नहीं आ सके। लेकिन गाड़ियां जो है वो पीछे खड़ी करने के बाद पैदल कारकुन यहाँ पर आए थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद जो है वो कारकुनों की यहाँ पर नहीं थी। और जो इमरान खान की जानिब से जब ट्वीट किया गया कि रैली कल तक मुअत्तल कर दी गई है तो उसके बाद जो है वो कारकुन कम तादाद में यहाँ पर रह गए हैं। और अब जो फवाद चौधरी और जो लीगल टीम थी वो जब उन्होंने दफ़ा 144 के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्त दायर की और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में भी जो है वो दरख्वास्त दायर करने गए थे, लेकिन उस पर जो है वो कुछ भी नहीं हो सका और ना ही दफ़ा 144 के खिलाफ कोई सुनवाई हो सकी, जिसके बाद पीटीआई जो क़यादत है उसकी जानिब से ये फैसला किया। ज़मान पार्क पर रेंजर्स भी आए या सिर्फ कंटेनर लगाया और पुलिस थी? जी, रेंजर्स तलब ज़रूर की गई थी, लेकिन ज़मान पार्क में हमें रेंजर्स के दस्ते जो है वो नज़र नहीं आए और ना ही कोई भी अहलकार रेंजर्स का यहाँ पर जो है वो अभी भी मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी वो जो थी वो यहाँ पर पहुँची थी क्योंकि ज़मान पार्क की तरफ आने वाले 3 रास्ते हैं। इमरान खान बाहर आए किसी लम्हे अपने घर से कारकुनों के पास या कोई हौसला बढ़ाने या उनको मिलने जो लोग आए, या इमरान खान ज़मान पार्क से बाहर नहीं आए? जी, इमरान खान जो है वो ज़मान पार्क से बाहर नहीं आए और लास्ट टाइम भी जो पहले रैली का जो इन्होंने ऐलान किया था तब भी इमरान खान साहब जो थे वो घर से बाहर नहीं निकले थे और अभी भी आज भी सारा दिन जो है वो कारकुन बाहर मौजूद रहे, पार्टी तरानों पर रक्स करते रहे, मुख्तलिफ नारे लगाते रहे और कारकुन जो है वो एक दूसरे का जोश बढ़ाते रहे। लेकिन जो क़यादत थी, जो इमरान खान साहब थे वो ज़मान पार्क से बाहर नहीं निकले। लेकिन जो दूसरी क़यादत थी जैसे फवाद चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसके साथ जो है वो दीगर जो बड़े रहनुमा जो कि साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर वो भी यहाँ पर आए, लेकिन जो इमरान खान साहब थे वो ज़मान पार्क के अंदर ही मौजूद रहे। लेकिन दूसरे जो रहनुमा थे वो यहाँ से आते और जाते नज़र आए। शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी यहाँ से आए, यहाँ पे गुजरे, कारकुनों ने उनसे बात करने की कोशिश की, नारे लगाए, लेकिन जो कारकुन थे वो बड़े पुरजोश हैं, अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुल कितने लोग हैं जो ज़मान पार्क ही रहते हैं? 2000 हैं, 5000 हैं? जी, इनकी तादाद को इतनी ज़्यादा नहीं है। जो मेरा एक मोहतात अंदाज़ा है उसके मुताबिक तकरीबन जो ये 1000 से 1500 के करीब जो ऐसे कारकुन हैं जो हर वक्त यहाँ पर मौजूद रहते हैं और जो दूसरे शहरों से यहाँ पर आए हैं। और कुछ लाहौर के जो कारकुन यहाँ पर आते हैं वो आते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्त देने के बाद वो यहाँ से अपने घरों को चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन चौधरी साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, अपने हसनैन चौधरी की भी बात सुनी, फवाद चौधरी साहब की बात सुनी। अब वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ चीन ने जो सऊदी अरब और ईरान की सुलह कराई है उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन, हम बात करेंगे सऊदी अरब और ईरान की सुलह की जो चीन ने करवाई है। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, सीनियर सफारतकार हैं। पहले उनसे बात करेंगे, फिर शौकत पराचा साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर बासित साहब, चीन ने ईरान और सऊदी अरब की सुलह कराई। मेरे 2 सवाल हैं इस हवाले से। एक तो ऐसी सुलह हम ओवल हाउस के साउथ लॉन्स में देखते थे, अब ये चीन में हो रही हैं। और दूसरा, सऊदी अरब और ईरान की सुलह में बाकी अरब ममालिक भी शामिल होंगे या जैसे बाकियों ने इसराइल को माना है, सऊदी अरब ने नहीं माना, सऊदी अरब ने ईरान से सुलह कर ली, बाकी नहीं करेंगे? देखिए, ये जो एग्रीमेंट हुआ है और चाइना ने मीडिएट किया है, इसके 3-4 पहलू हैं। पहले तो ये बात याद रखनी चाहिए कि सऊदी अरब से पहले जो दूसरे खलीजी ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर यूएई के जो सदर हैं, उन्होंने पहले ईरान का दौरा किया था पिछले साल। तो वहाँ तक तो कोई, हालांकि उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी हैं, सऊदी अरब का कोई डायरेक्ट बायलैटरल डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। दूसरे डिस्प्यूट तो है लेकिन टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। जहाँ तक इस एग्रीमेंट की बात है, मैं इसको डिफरेंट तनाजुर में देखता हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आया ये कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है या कोई टेक्टिकल मूव है। क्योंकि अभी तो देखिए, सफारत खाने खुलेंगे जो 2016 में बंद हुए थे। उसके बाद हमने देखना है कि क्या सऊदी अरब की जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में उसकी क्या राय है, उसमें कोई तब्दीली आई है
या फिर ईरान की जो पॉलिसीज हैं वेस्ट एशिया में, ख़ास तौर पर यमन में या लेबनान में या फिर और दूसरे ममालिक, उनमें कोई तब्दीली आई है कि नहीं। तो अभी कबल अज़ वक्त है इस बारे में कुछ कहना, लेकिन ये ज़रूर है कि चाइना का एक इम्पॉर्टेंट, उसका एक ग्रोइंग रोल है इस सारे इलाके में और बाकी भी दूसरे खितों में। तो चाइना को ऑब्वियसली स्पेस मिली। हमने देखा कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए और जमाल खशोगी जो थे, उनका सऊदी कौंसिल जनरल में उनको हालात किया गया, उसके बाद से एक कशीदगी तो थी अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब से मोहम्मद बिन सलमान आए तो उन्होंने भी सऊदी अरब को एक इस्लाहात की जानिब लगाया। तो दोनों तरफ से चीन को भी स्पेस मिल गई और सऊदी अरब ने जब ये एग्रीमेंट किया ईरान के साथ, तो थोड़ा सा अमेरिका पे भी प्रेशर बिल्ड होगा। लेकिन अभी ये बहुत सी चीजें हैं जो देखनी है किस तरह पैन आउट होती हैं इवेंचुअली। इसलिए मैं अभी ये नहीं कह सकता कि आया ये कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक एक शिफ्ट है। आपने ठीक बात की, लेकिन हमने देखा कि ये सुलह अमेरिका भी तो करवा सकता था। सऊदी अरब ऑप्टेड फॉर चाइना। नहीं, अमेरिका इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि अमेरिका के तो देखिए ना, उनके भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो ईरान के साथ है ही नहीं ना। उन्होंने भी अपने सफारत खाने बंद कर दिए और बड़ी कशीदगी है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, उनके मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, फिर जो उनकी इसराइल के साथ जो खास ताल्लुक है उसको लेकर। तो अमेरिका तो उस पोजीशन में था ही नहीं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मीडिएशन कर सकता। ये जरूर कर सकता है अमेरिका के इस मीडिएशन का ना होने देता, ये आप कह सकते हैं। लेकिन उससे भी चाइना ने अपने कार्ड बड़े अच्छे खेले। तो चाइना की डिपेंडेंस जो है ऑयल पे बढ़ेगी अगले आने वाले सालों और दहाइयों में। उन्होंने अपने लिए एक लिहाज से अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको भी इंश्योर किया है। सऊदी अरब से भी वो ऑयल ले रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब तो हमेशा अमेरिकी लॉबी में गिना जाता था, तो अमेरिकी हब था। मैं ये अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इसलिए हम नहीं कह सकते। सऊदी अरब की अभी भी डिपेंडेंस बहुत है। जो असला आ रहा है वो अमेरिका से आ रहा है। एक डिफेंस टैग भी, उनका सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी है सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान। फिर इसराइल ने सारे मामले को किस तरह देखा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी बहुत सी चीजें जिससे सेटल डाउन होना है। तो इसलिए अभी तो हम ये बात हम कर सकते हैं कि एक मस्बत डेवलपमेंट है, इससे मुस्लिम दुनिया में एक अच्छा असर पैदा होगा। या सुन्नी के जो इंटरसेक्टेरियन मामला थे वो किसी हद तक बेहतर हो जाएंगे होपफुली। और पाकिस्तान के लिए भी खास तौर पे सऊदी अरब, हमने भी माजी में तो कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कोशिश की, ईरान सऊदी अरब गए, फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिशें उस बाबर साबित नहीं हुई। लेकिन भारत हमारे लिए तो बेहतर है। और OIC जो बिल्कुल एक किस्म की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी। शुक्रिया डॉक्टर बासित साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आपने डॉक्टर बासित साहब की गुफ्तगू सुनी। वो कह रहे हैं कि अभी अगले 2-3 माह इस हवाले से बहुत अहम है। देखा जाएगा कि अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो बाकी जो इख्तलाफात हैं वो किस तरह आगे हल होते हैं। अब हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शौकत पराचा साहब से। वो हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा साहब, चीन की खामोश सिफारतकारी ने दुनिया को सरप्राइज़ किया है या लोगों को कुछ अंदाज़ा था पिछले 1-1.5 माह से कि ये सुलह होने जा रही है? देखिए, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी शिफ्ट आई है जिसका आपने खुद भी जिक्र किया कि कभी अमेरिका वाइट हाउस के लॉन में खड़े होकर, साउथ लॉन में, ओवल ऑफिस में ये मीडिएशन के नतायज का ऐलान किया करता था, लेकिन अब चाइना कर रहा है। तो एक तो ये बताते खुद एक बहुत बड़ी शिफ्ट है। दूसरी बात ये है कि क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाईनेस मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030 में उन्होंने बरमला ये ऐलान किया था कि हम तमाम ममालिक के साथ जो बेसिकली नेबरली कंट्रीज़ हैं या बियॉन्ड नेबरहुड हैं, हम सब के साथ अच्छा ताल्लुक़ चाहते हैं। जो विलिंगनेस आई वो तो सऊदी अरब की तरफ से आई थी। अब उसको कैपिटलाइज़ किया चाइना ने मिलकर ईरान के साथ के ये जो एक इरिटेशन है या पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है इस मिडल ईस्ट में, उसका खात्मा किया जाए। तीसरी अहम बात ये है, ये भी ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए कि
जो तब्दीलियां आ रही हैं उसका सिर्फ अब इन दो ममालिक पे असर नहीं पड़ेगा, बल्कि सऊदी अरब और ईरान अगर दोस्ती करते हैं, फ़र्ज़ किया जो जिसकी तरफ उन्होंने ये एग्रीमेंट किया है, तो इसका एक पूरा इस खित्ते पे असर पड़ेगा। मसलन तुर्की के साथ प्रॉब्लम थी सऊदी अरब की, अभी हालिया दलदले के बाद आपने देखा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ $5 बिलियन डिपॉजिट करा दिया। तो जो एक आउटरीच कर रहे हैं सऊदी क्राउन प्रिंस, ये बिल्कुल डायरेक्टली उसी डायरेक्शन में उन्हीं की विजन के हिसाब से अब ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अच्छा साहब, अगर मैं इसको दूसरी तरह से देखूं तो सऊदी अरब पिछले जब से सऊदी अरब का क़याम हुआ है वो प्रो अमेरिका और अमेरिकन लॉबी में है। क्या अब हमें सऊदी अरब अमेरिकन लॉबी से बाहर आता नज़र नहीं आ रहा और उसके ऐसे ममालिक के साथ ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं जो अमेरिका मुखालिफ कैंप में हैं? चाहे तुर्की को ले लें, चाहे ईरान को ले लें, चाहे चीन को ले लें। चीन को उन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है सऊदी अरब में, हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स पहले अमेरिका को दिए जाते थे। तो आपको ये अमेरिकन लॉबी से बाहर आते अरब ममालिक नज़र आ रहे हैं? अगर तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होती, वहाँ पर रिपब्लिकन लेड ट्रंप सदर होते, तो फिर तो मैं इस आर्ग्यूमेंट को ओन भी कर लेता, क्योंकि ट्रंप जो है वो ईरान के बहुत मुखालिफ थे। आपको मालूम है ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी सदर ट्रंप ने अलहदगी अख्तियार कर ली थी, लेकिन चूँकि ये डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर, और इसी डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछली सदर ओबामा की हुकूमत में, जब सदर बाइडन उस वक्त के नायब सदर थे, तो उन्होंने वो मुआहदा किया था। तो रीच आउट खुद अमेरिका भी उस मुआहदे के हवाले से ईरान के साथ कहीं ना कहीं रखता है। फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, वो तो ईरान के साथ उन्होंने कभी भी अपना ट्रेड या दीगर जो मामलात हैं उनको मुनक़ता नहीं किया था। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से ज़रूर इम्प्लिकेशंस रही हैं। मसलन हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को आगे ना बढ़ा सके, ईरान हमारा बड़ा हमसाया मुल्क है, हम उसके साथ उतना ताल्लुक़ नहीं रख सके 79 के बाद, जितना 79-80 के बाद जितना हम रख सकते थे, बुनियादी तौर पर उन पाबंदियों की वजह से कि जो एंटिटीज़, फाइनेंशियल एंटिटीज़ ईरान की, अगर वो अमरीकी पाबंदियों की जद में है और फिर किसी और मुल्क की एंटिटीज़ उन ईरानियन कंपनीज़ के साथ, एंटिटीज़ के साथ ट्रेड करेंगे, तो फिर पाकिस्तान की कंपनियों पर भी पाबंदी लग सकती है। ख़त्म तो नहीं हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब और ईरान ने आपस में ताल्लुकात बना लिए हैं इन पाबंदियों की मौजूदगी में। अब बुनियादी फैक्टर तो चाइना, बार बार मैं कह रहा हूँ, चाइना इतना बड़ा इकोनॉमिक जाइंट है कि अगर कोई ऑप्शन किसी को मिलता है, एक तरफ बंद हो के दूसरी तरफ खुल जाता है, तो फिर तो उनको मसला नहीं होता। लेकिन मैं तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। सऊदी अरब का कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से, चाइना का कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान जिन मसाइल का, जिन हालात का हम मसलसल शिकार रहते हैं, हमारी डिप्लोमेसी को तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। ये ईरान और सऊदी अरब के साथ उनको आपस में करीब लाने के लिए पाकिस्तान की भी कोशिशों की एक तारीख है। उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ सऊदी अरब भी गए थे, तेहरान भी गए थे। हमने ये देखा कि जो अरब ममालिक हैं वो अपनी सफारतकारी में इकट्ठे नज़र आते थे, खुसूसन यूएई और सऊदी अरब, बहरीन, ये ममालिक तो बिल्कुल डिप्लोमेसी में इकट्ठे मूव करते थे। लेकिन अगर इसराइल को तस्लीम करने की बात करें तो सब ने कर लिया, सऊदी अरब ने नहीं किया। अब जो ईरान से सुलह है वो सऊदी अरब ने कर ली, बाकियों ने नहीं की। ये फ़र्क आप देखते हैं कि सऊदी अरब अब जो फ़ैसले है वो मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और अपने दीगर अरब इत्तेहादियों से अलग कर रहा है। आप शिफ्ट का अंदाज़ा करें, किसी वक्त अरब ममालिक की तरफ से आवाज़ उठती थी कि इसराइल जो है वो इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना ईरान है, लेकिन अब सबसे बड़े अरब मुल्क सऊदी अरब ने, जिसका इन्फ्लुएंस है दीगर अरब ममालिक पर, कुवैत पर है, बहरीन पर है, जॉर्डन पे है, यूएई से भी उनकी कोई लड़ाई नहीं है, कतर के साथ मसला था वो भी हल हो गया, और
कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ सॉकर का, उसमें खुद क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान गए थे। तो ये जो इतनी बड़ी शिफ्ट आई है उसमें छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी है, बड़ी एडजस्टमेंट्स तो हुई हैं। इस मुआहदे के बाद एक चीज़ तो अब ईरान पर भी जिम्मेदारी बनेगी कि हौसी बागियों को वो जो असला फराहम करते थे, अगर सऊदी अरब के साथ दोस्ती हो रही है और फिर ईरान इस एग्रीमेंट में कमिटमेंट कर रहा है कि एक दूसरे की दाखिली खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा। सऊदी अरब तो एहतराम की यकीन दहानी पहले भी करवाता रहा है, करता रहा है। क्या हौसी बागियों को असले की फराहमी बंद हो जाएगी? सऊदी अरब के अंदर जो वो ईरानियन असला इस्तेमाल करते हैं या हौसी बागी वो ख़त्म कर देंगे? तो ये एक ज़िम्मेदारी है, फ्रीकैन को निभानी है। बहुत शुक्रिया शौकत बराचा साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आपने शौकत बराचा साहब की गुफ्तगू सुनी। एक बड़ा इंटरनेशनली शिफ्ट है, अमेरिका की बजाय चीन के साथ मिलकर सुलह की है। फिर अगर अरबों की और ईरान की सुलह हो जाए तो फिर मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद में भी कोई बड़ी रुकावट नज़र नहीं आती। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवरदी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।